हेलो साथियों, नमस्कार। पीओ मंडाई ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदी व्याकरण में अपना वर्ण विचार का चैप्टर चल रहा है। कल हमने वर्ण विचार भाग प्रथम पढ़ा, उसी से आगे बढ़ते हुए आज वर्ण विचार का भाग सेकंड पढ़ेंगे, जिसमें वर्णों का उच्चारण स्थान तथा विभिन्न प्रकार से वर्णों का जो वर्गीकरण है उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। शुरू करते हैं अपन वर्णों के उच्चारण स्थान से। हिंदी वर्णमाला के जो 52 वर्ण हैं उन वर्णों का उच्चारण स्थान कहां कहां से होता है। सर्वप्रथम हमारे शरीर का जो ये पार्ट है गले वाला, उसी हिसाब से ये वर्णों के वर्ग और शरीर के जो गले के पार्ट है उसी अनुसार ये चलते हैं। जैसे कंठ, शुरू से कंठ, फिर तालु, उसके बाद मूर्धा, फिर दंत और फिर औष्ठ। उसी हिसाब से पहले क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये क्रमवाइज चलेंगे। इस क्रम के अनुसार ये भी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। पहला है कंठ। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है वे है क वर्ग पूरा, क, ख, ग और घ। ये जो क वर्ग है पूरा का पूरा, इसका जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ से। इसके साथ है अ और आ और है विसर्ग। विसर्ग अ, आ और क वर्ग, ये जो वर्ण है इनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। इसी कारण इन्हें कंठे वर्ण कहते हैं, या कंठ से उच्चरित होने वाली ध्वनियां क वर्ग, अ, आ और विसर्ग। इसका एक सूत्र है जिसे हम आसानी से याद रख सकते हैं, जो है अकुह विसर्जनीया नाम, यानी अ का वर्ग पूरा, इसके साथ ह भी शामिल है और विसर्ग भी शामिल है। विसर्ग का उच्चारण ह के अनुसार भी होता है और विसर्ग अ, आ और क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। इसी कारण इन्हें कंठे ध्वनियां या कंठे वर्ण के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है तालव्य वर्ण, यानी इन ध्वनियों का उच्चारण तालु से होता है। जैसे च वर्ग, इनका उच्चारण करते समय जीभ का जो अग्र भाग है वो कहां स्पर्श करता है, वो उन ध्वनियों का उच्चारण स्थान होगा। जैसे च, छ, ज, झ, ये बोलते हैं तो अपनी जबान का, जीभ का जो ऊपरी हिस्सा है वो तालु को स्पर्श करता है। इसी कारण इन्हें तालव्य ध्वनियां, तालव्य वर्ण कहा जाता है। च वर्ग पूरा, ई, य और स सलगम वाला, ये इनके साथ शामिल है। च वर्ग, ई, य और स, इनका उच्चारण स्थान तालु से होता है। इसका याद रखने का तरीका एक सूत्र के अनुसार इच्चु यसानाम, इच्चु यसानाम, यानी ई, च वर्ग, य और श, इच्चु यसानाम तालवे, यानी च वर्ग पूरा, य, स, ई और ई, इनका उच्चारण स्थान तालु से होता है। इनकी जो ध्वनियां हैं जिसे हम कहते हैं तालव्य ध्वनियां या तालव्य वर्ण। अगला है मूर्धा, जिसे मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। वो है हिंदी के सबसे कठिन वर्ण कहा जाता है इन्हें। ट वर्ग, री, र और श षटकोण। ट वर्ग पूरा, ट, ठ, ड, ड, यानी इनका जब हम उच्चारण करेंगे तो हमारा जीभ का जो अग्र भाग है वो तालु से थोड़ा सा ऊपर मूर्धा को स्पर्श करेगा। इसी कारण इन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं, जो हिंदी के कठोर वर्ण माने जाते हैं। ट वर्ग पूरा का पूरा, री ऋषि वाला और र भी शामिल है और श षटकोण वाला भी शामिल है।
ध्यान रहे कल हमने उसमें व्यंजन पढ़े थे, उसमें भी क्रम यही था, स और श। इसमें भी क्रम यही रहेगा, च वर्ग के साथ स सलगम वाला और ट वर्ग के साथ स षटकोण वाला और त वर्ग के साथ स सड़क वाला आएगा। उसमें भी क्रम यही था और इसी में क्रमानुसार यही आएगा। इसी का भी एक सूत्र है, री टूर्षाणाम मूर्धन्य, यानी री ट वर्ग र और श षटकोण, ये जो वर्ण है इनका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। ये मूर्धन्य ध्वनियां या मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। अगला वर्ग है त वर्ग। देखो ये रेगुलर चलता है, क च ट त प, इधर भी ऐसे चलेगा, कंठ फिर तालु फिर मूर्धा फिर दंत और फिर ओष्ठ। ये भी क्रमवाई चलेगा और ये भी क्रमवाई चलेगा। त वर्ग त थ द ध न, ये जो इनके पंचम अक्षर है वो हम अनुनासिक आगे आगे वाले जो पार्ट 3 पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। त वर्ग त थ द और ध, और इसके साथ है लृ ल और श। ये जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ का जो अग्र भाग है वो दांतों को स्पर्श करेगा। जैसे हम बोलेंगे त थ द ध, यानी जीभ का अग्र भाग दांतों को स्पर्श कर रहा है, इसी कारण इन्हें दंते ध्वनियां या दंते वर्ण कहा जाता है। त वर्ग पूरा है, उसके साथ लृ है, ल है और श सड़क वाला है। इसका भी सूत्र है, लृ तुलसानाम, लृ तुलसानाम दंते, लृ तुलसानाम त वर्ग ल और श सड़क वाला। तो इनका जो उच्चारण स्थान है वो होता है दंते, इन्हें दंते ध्वनियां भी कहा जाता है। अगला है प वर्ग, उसके साथ है छोटा ऊ और बड़ा ऊ। इनका उच्चारण करते समय हमारे होठ आपस में स्पर्श करेंगे, इसी कारण ये जो ध्वनियां हैं ओष्ठ्य कहलाती हैं। जैसे हम बोलते हैं प फ ब भ उ उ, यानी ये हमारी वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण करते समय दोनों होठ आपस में टकराते हैं, स्पर्श करते हैं, इसी कारण ये है ओष्ठ्य ध्वनियां कहलाती है। ये हमारे वर्ग है, क वर्ग कंठ, च वर्ग तालु, ट वर्ग मूर्धा, त वर्ग दंते, प वर्ग ओष्ठ। ये भी क्रम ऐसे आएगा, क च ट त प, और ये भी क्रम आएगा कंठ तालु मूर्धा दंत और ओष्ठ। अगले वर्ण है ए और आई। ये ऐसे वर्ण हैं जो दो भागों से, जैसे कंठ और तालु, यानी शरीर के दो भाग, जीभ हमारी दो भागों से स्पर्श करते हुए स्पर्श करेगी। ए और आई, कंठ तालु, यानी उसका उच्चारण कंठ से होता है और हमारी जीभ तालु से टकराती है, इसी कारण ये कंठ तालवे, यानी दो कंठ से भी ये उच्चरित होते हैं और तालु से हमारी जीभ का अग्रभाग स्पर्श करता है, इसी कारण ये कंठ तालवे वर्ण कहलाते हैं। कौन से कंठ तालवे वर्ण? ए और आई, ये दोनों वर्ण हैं कंठ तालवे, यानी कंठ से इनका उच्चारण होता है और हमारा जीभ का जो अग्रभाग है वो तालु से टकराता है, स्पर्श करता है, इसी कारण ये कंठ तालवे ध्वनियां कहलाती है। अगला है ओ औ, कंठ ओष्ठ। ओ औ जब इनका उच्चारण करेंगे तो हमारे दोनों जो होठ हैं वो स्पर्श करेंगे और इनका जो उच्चारण होता है वो होता है कंठ से। कंठ से उच्चरित होकर ये ध्वनि जब बाहर आती है तब हमारे दोनों होठ आपस में स्पर्श करते हैं, इसी कारण ये ध्वनियां कंठोष्ठ कहलाती हैं, यानी कंठ से उच्चारण होता है और ओष्ठ होठों से स्पर्श करती हुई ध्वनि बाहर निकलती है। ओ और औ जब हम इनका उच्चारण करेंगे तब हमें अपने आप पता चलेगा कि ये ध्वनियां कहां स्पर्श करती हैं और कहां से उच्चरित होती हैं। अगला है व दंत और ओष्ठ, यानी दोनों भाग टकराते हैं। जीभ का जो अग्र भाग है वह बोलेंगे तब होठ और दांत ये दोनों भाग स्पर्श करेंगे, इसी कारण इन्हें
दंतोष्ठ्य वर्ण कहा जाता है, यानी दांतों से भी और होठों से भी अपनी जीभ का अग्र भाग स्पर्श करता है। ये वह एकमात्र वर्ण है जो दंतोष्ठ्य से बोला जाता है। अगला है ह। ध्यान रहे, ह का उच्चारण कंठ से भी होता है, लेकिन इनको व्याकरण में एक अलिजीवा यानी जीभ से भी माना गया है, जिसे स्वर यंत्र कहते हैं। तो ह का उच्चारण स्थान कंठ से तो होता ही है, इसके अलावा स्वर यंत्र यानी अलिजीवा एकमात्र वर्ण है, वो है ह। कुछ ध्वनियां ऐसी हैं, इनका जो वर्ग का जो पंचम वर्ण है उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, जैसे क ख ग ग ड़ च छ ज ज य। ये अनुनासिक, निर्नासिक जो भी हैं ये अपन पार्ट 3 में कल पढ़ेंगे। आज हमने जो ये उच्चारण स्थान पढ़ा है, जैसे क वर्ग च क च ट त प, यही क्रम रखना है, याद रखने का यही शॉर्टकट ट्रिक मानो चाहे कुछ भी। क च ट त प ये रेगुलर है, ये भी कंठ, तालु, फिर मूर्धा, फिर दंते और फिर ओष्ठ, अपने शरीर के भाग के अनुसार इनको सेट करना है। ये भी लगातार है क्रमवाही क च ट त प, और ये भी कंठ, तालु, मूर्धा, दंते और ओष्ठ है। और बाकी ऐसी दो ध्वनियां हैं ये जो दोनों भागों से बोली जाती हैं, जैसे ए आई है तो कंठ तालु है, ओ औ है तो कंठ ओष्ठ है, वह है जो दंत ओष्ठ है। ध्यान रहे, य और व दोनों को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अर्ध स्वर वर्ण कौन से हैं तो ये ध्यान रखना है, य और व दो ऐसी ध्वनियां हैं, वर्ण है जिन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। तो ये जो व है इसका उच्चारण स्थान है दंत ओष्ठ यानी दंतोष्ठ्य, और ह है जिसका उच्चारण स्थान कंठ तो है ही, उसके साथ साथ इनका एक अलग है, वो है अलिजीवा यानी जीभ से बोला जाता है, इसका उच्चारण स्थान अलिजीवा को माना गया है। ये थे हमारे उच्चारण स्थान। आगे बढ़ते हैं हम कि वर्णों का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है। कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण अलग किया है, प्राण वायु के आधार पर वर्गीकरण अलग किया गया है। इनका हर परीक्षा में अलग से क्वेश्चन आता है, अलग प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अपन विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं कि कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण दो भाग किए गए हैं, एक घोष एक अघोष। ध्यान रहे, घोष और सघोष इन दोनों को एक है, ये दोनों एक ही है, एक ही माना गया है। घोष कहीं लिखा होता घोष वर्ण, कहीं लिखा होता सघोष वर्ण, ये दोनों एक ही हैं, घोष या सघोष, और दूसरा है अघोष। घोष का मतलब होता है गर्जन, सघोष यानी गर्जन सहित, अघोष जिसमें गर्जन नहीं हो, यानी सघोष ऐसे वर्ण है जो इनका उच्चारण करते समय हमारे जो उच्चारित ध्वनियां होती हैं उसमें थोड़ी गर्जना होगी, और अघोष ऐसी वर्ण है, ऐसे ध्वनि जिसमें कम मात्रा में घोष यानी गर्जन होती हैं, आवाज होती हैं। तो घोष या सघोष वर्ण कौन से हैं? हमने अभी वर्ग पढ़े हैं क च ट त प, यही वर्ग यहां प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण व य र ल व ह वह सभी स्वर घोष वर्ण माने जाते हैं। अब देखो यहां तीसरा, चौथा, पांचवा अंतस्थ ध्वनियां कौन कौन सी? य र ल व, और इसके साथ ह शामिल है घोष के साथ, और पूरे स्वर यानी घोष ध्वनियां वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, उसके साथ है अंतस्थ व्यंजन यानी य र ल व, और उसके साथ ह भी शामिल है, और पूरे के पूरे 11 स्वर घोष वर्ण माने जाते हैं। हिंदी में कुल घोष वर्णों की संख्या 31 है, यानी 11 स्वर हो गए, अंतस्थ 4, इसके साथ एक ह शामिल है 5, और हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। जैसे क वर्ग का तीसरा क ख ग, ग आ जाएगा, फिर घ आ जाएगा, फिर ड़ आ जाएगा, यानी हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, उसके साथ य र ल व और ह, और हिंदी के जो 11 स्वर हैं
कुल मिलाकर के 31 वर्ण जो है वो है घोष, जिसे हम सघोष भी बोल सकते हैं। सघोष वर्ण हिंदी में 31 है। कौन कौन से हैं कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण व पूरे के पूरे 11 स्वर, उसके साथ है अंतस्थ व्यंजन यानी य, र, ल, व और ह। यह है घोष, जिसे हम सघोष भी बोलते हैं। दूसरा है अघोष वर्ण। इसके अलावा जो बचे हैं वो पूरे के पूरे अघोष है, यानी तीसरा, चौथा, पांचवा हो गए तो पीछे बचा पहला और दूसरा। याद रखने का तरीका यही है, आपने अगर सघोष पढ़ लिया है तो अघोष अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि ये जो ध्वनियां है ये घोष में चली जाएगी और बाकी बचे वो अघोष। जैसे हमने घोष में पढ़ा तीसरा, चौथा, पांचवा, तो इसके पीछे बचे पहला और दूसरा, हो जाएगा अघोष। और स, स, ह, ये उसमें व्यंजन, उसमें ह आ गया, इसमें ह नहीं आएगा, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। जैसे क वर्ग है तो क और ख, च वर्ग है तो च और छ, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, उसके साथ स, 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 यानी तीनों स, कुल मिला के 13 वर्ण जो है वो है अघोष ध्वनियां। घोष हो गई तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, उसके साथ सभी के सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व और उसके साथ ह है। और अघोष ध्वनियां पहला और दूसरा वर्ण, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, उसके साथ स, स और श, यानी ये उसमें व्यंजन तीनों है। अघोष की संख्या 13 है और घोष की संख्या 31 है। 31 और 13 यानी टोटल हो गए 44। अब दूसरा है प्राण वायु के आधार पर वर्णों का जो वर्गीकरण है, ये तो था कंपन के आधार पर, यानी किन वर्णों को उच्चारण स्थान से कंपन ज्यादा होती है, किन में कम होती है। और दूसरा है प्राण वायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण किस तरीके से किया है, वो है 2 प्रकार से इनका वर्गीकरण किया है। एक है अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। अल्प यानी कम, यानी जिनका उच्चारण करते समय कम वायु की आवश्यकता हो, अल्प प्राण कम, और महाप्राण जिसमें ज्यादा वायु की आवश्यकता पड़े वो है महाप्राण। अब अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? यह है वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा और उसके साथ पूरे के पूरे स्वर, यानी कुल अल्प प्राण वर्णों की संख्या है 30। वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा और उसके साथ सभी स्वर 11, ये आएंगे अल्प प्राण ध्वनियां। दूसरा है महाप्राण, जिसमें वायु की थोड़ी अधिक आवश्यकता होती है, उसमें अल्प प्राण को जो ध्वनियां आई उनको छोड़ के जितनी बाकी बची वो आएगी आपके महाप्राण में। यानी आपको अल्प प्राण और महाप्राण दोनों में एक याद रखना। अगर आपको अल्प प्राण याद है तो पीछे बचा वो महाप्राण में। इसमें पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आ गए हैं। अब बचा है दूसरा और चौथा वर्ण। तो महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण है और उसके साथ ऊष्म व्यंजन है स, स, स और ह भी शामिल है। इनकी संख्या हो जाएगी 14 और अल्प प्राण की संख्या 30 है। 30 और 14 44। ये थे हमारे कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण और प्राणवायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। याद रखने का तरीका यही है कि अगर आपको सघोष याद करो तो अघोष अपने आप पीछे बच जाएंगे और अल्प प्राण याद करो तो महाप्राण अपने आप पीछे बच जाएंगे। सघोष वे ध्वनियां जिसमें गर्जना थोड़ी ज्यादा होती है, आवाज ज्यादा होती है। ये वे ध्वनियां जो वर्ग का प्रत्येक तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और उसके साथ य, र, ल, व, ह और सभी स्वर, यानी कुल 31 वर्ण सघोष माने जाते हैं। अघोष पीछे बचा पहला और दूसरा वर्ण और उसके साथ स, स और श तीनों हैं। ये है कुल 13। उसके बाद प्राणवायु के आधार पर अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और पूरे के पूरे स्वर, कुल संख्या 30 है। पीछे बचा दूसरा और चौथा वर्ण स, स, स और ह, यानी 14 वर्ण है वो अपने हैं महाप्राण। तो ये थे आज का भाग 2। नमस्ते। कल फिर मिलेंगे अपन भाग 3 में वर्ण विचार के साथ।